क्या? सबसे पहले तो ये शुरू करना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम देख नहीं सकते लेकिन इसके प्रभाव महसूस कर सकते हैं। ये तो इसका हो गया एक फंडामेंटल क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरह की ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसके प्रभाव महसूस कर सकते हैं। जैसे करंट फ्लो हो रही है, बल्ब लगा रखा है, रोशनी पैदा हो रही है तो मतलब प्रकाशीय प्रभाव है, ठीक है। सप्लाई लगा रखी है, मैग्नेट बन रहा है, और पंखा घूम रहा है, चुंबकीय प्रभाव हो गया। और हीटर लगा रखा है, सप्लाई लगाई, गर्म हो रहा है, तो ये उसके अलग अलग प्रभाव हो गए। अभी इन सभी प्रभावों में मेन जो आधार स्तंभ है इलेक्ट्रिसिटी के, मेन आधार स्तंभ, एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट, दूसरा होता है रेजिस्टेंस, और एक होता है पावर। चार चीजें हो गई, आपको समझना है। एक तो वोल्टेज, एक करंट, रेजिस्टेंस और पावर, ठीक है। वो पूरी तरह अच्छी तरह दिमाग में एक बार फिटिंग हो जाना चाहिए कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर, ये चारों आधार हैं जिसके आधार पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी टिकी हुई है। अभी थोड़ी देर के लिए अपन देखें कि जनरली करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, इसकी परिभाषा, बेसिक परिभाषा तो है लेकिन उसको व्यवहारिकता में उसको कैसे समझेंगे। वोल्टेज या विभवांतर, वोल्टेज का अंतर विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब किसी तार में करंट का चलना, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इस तार के अंदर, इस तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जब इस पे वोल्टेज लगेंगे, विभवांतर होगा तो इसमें करंट चलेगी, विभवांतर नहीं है करंट नहीं चलेगा। आपको एकदम बेसिक से बेसिक अपन जो व्यवहारिकता में कोई चीज़ अपन समझना चाहते हैं तो यूँ समझ लो कि इसका अपन एक कंपैरिजन करते हैं, एक पानी की पाइपलाइन, नली समझ लो, जो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक पानी की नली है, उसमें आपने पानी भर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए। एक पानी की नली है, उसमें पानी भर रखा है, और मैं दोनों का लेवल ऐसे रखता हूं, दोनों का लेवल, तो पानी में बहाव नहीं होगा ना, नहीं होगा। और मैं एक का लेवल ऊंचा रखता हूं, एक का लेवल नीचा कर देता हूं, पानी का बहाव होगा, होगा ना। इसमें एक में वोल्टेज करने हैं, एक में वोल्टेज नहीं करने, मतलब न्यूट्रल हो गया, एक फेज और एक न्यूट्रल होना चाहिए। अब दोनों में फेज फेज लगा दोगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो समझना है आप पानी के लेवल से इसको समझे अच्छी तरह, वो कंपेयर करना है आपको। विभव का अंतर मतलब एक में वोल्टेज ज्यादा रखने, एक में जीरो, मतलब एक में, तभी तो करंट फ्लो होगी। जैसे पानी की नली है, दोनों का लेवल एक कर दिया तो पानी तो फ्लो होगा ही नहीं, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। तो विभव क्या है, अंतर, ठीक है। अभी हमने एक लगा रखा है एक लैंप, ठीक है ना, ये लैंप है, इसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और टंगस्टन धातु की विशेषता है, अगर इसमें से करंट फ्लो होगी तो ये प्रकाश देता है। अगर मैं यहाँ पर कोई नाइक्रोम का तार लगा देता तो वो गर्म होता है, वो प्रकाश नहीं देगा। अगर मैं यहाँ तांबे का तार लगा देता हूँ, कॉइल बना देता हूँ, तो उसमें मैग्नेट बनता है। ये सब अलग अलग धातुओं की विशेषता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो अपने अपने गुण के हिसाब से अपना इफेक्ट देते हैं। तो अब जैसे आपको समझना है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस के बीच में आपस में संबंध, इसी से बहुत सारे नियम बनते हैं। ओम का नियम भी बनता है, किरचॉफ का नियम बनता है, सीरीज पैरेलल का नियम बनता है, ये सारे नियम इससे ही बनते हैं। तो आपको समझना है, एक जैसे लैंप ले लिया, ठीक है। अब इस लैंप की क्षमता कितनी है, अभी लैंप की क्षमता, अब जैसे ये 200 वाट है, एक बल्ब है 60 वाट है, 60 वाट 200 वाट, इनमें क्या क्या अंतर होता है, इसमें प्रकाश का अंतर पड़ेगा, साथ में और क्या क्या डिफरेंस होगा, प्रतिरोध का भी। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध भी समझना है। तो अभी आपने सिर्फ दो चीजें समझी, एक तो वोल्टेज और एक करंट, ठीक है। वोल्टेज ज्यादा होंगे करंट का फ्लो होगा, वोल्टेज कम होंगे विभव का अंतर कम होगा, करंट भी
कम कम फ्लो होगी। अब उसके बाद एक चीज उसको और समझे, वही पानी वाली परिभाषा से, ठीक है। मैं अभी यहाँ ये पानी की नली है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक छेद कर दिया है, वो छोटा कर दिया, पतला पतला छेद कर दिया, ठीक है। इन दोनों में जैसे लेवल का अंतर रखा है तो करंट फ्लो होगा, पानी का फ्लो तो होगा जब आपने लेवल अलग किया, लेकिन पानी की जो मात्रा होगी वो कम कम होगी, है ना। वो प्रतिरोध पर डिपेंड करता है कि कितना फ्लो इसमें हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस, इसमें जो फिलामेंट है इसका प्रतिरोध कितना है, उसके अनुसार इसमें करंट चलेगी और रोशनी उतनी मात्रा में मिलेगी। अगर हम इस छेद को बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा लगा देते हैं, अपन ज़्यादा बड़ा बल्ब लगा देंगे तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश मिलेगा, मतलब आपको पावर ज़्यादा मिलेगी। वो आपका हो गया पावर। पावर डिपेंड करता है आपके लोड पर, आप कितना लोड लगा रहे हैं, भार कितना दे रहे हैं उस पर। तो आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है ना। आउटपुट कितना मिल रहा है, आपको शक्ति कितनी मिल रही है, विद्युत शक्ति कितनी आपको प्राप्त हो रही है, वो आउटपुट हो गया। वो उसको कहते हैं अपन पावर, वाट, ठीक है। तो वाट अलग अलग होते हैं। अभी अपने को ये देखना है, मीटर से जोड़ करके वोल्टेज करंट नापने हैं और साथ में इनका अध्ययन भी करना है। अध्ययन किस प्रकार से करना है कि एक बार तो वोल्टेज को स्थिर रखना है और अलग अलग लैंप लोड लगाने हैं, तो उसमें क्या अंतर आएगा, करंट सबकी अलग अलग आएगी, ठीक है। आप वोल्टेज नाप लेंगे, करंट नाप लेंगे, फिर आप रेजिस्टेंस बाय कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस निकालना है, V बटा I करेंगे तो R का मान आ जाएगा। तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना और इसका रेजिस्टेंस कितना। आपको करना ये है, अब आप प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। पहले मैंने अभी ये थोड़ा बेसिक चीज़ समझा दी, अब आपको प्रैक्टिकली करना है। ये लैंप हमारा कम वाट का है, ये ज़्यादा वाट का है, दोनों में ये फिलामेंट में अंतर है, इसमें करंट फ्लो ज़्यादा होगी, इसमें करंट फ्लो कम होगी। आपको ये देख करके प्रूव करना है, वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर जोड़ करके देखना है और कंफर्म करना है। इसके अलावा वोल्टेज और करंट का गुणा करके पावर भी देखनी है। अगर मान लो इसके ऊपर ये लिखा हुआ मिट गया, अभी तो मैं कह रहा हूँ 200 वाट का है, तो ये वास्तव में 200 वाट का है या नहीं है। आप वोल्टेज नापेंगे, करंट नापेंगे, दोनों का गुणा करेंगे और फिर कैलकुलेशन करके बताएंगे कि नहीं ये वास्तव में 200 वाट का है और ये 60 वाट का है या 40 वाट का है। ये आपको सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए आपको मीटर कैसे जोड़ना है, कौन कौन से मीटर आप लेंगे, ये आपको देखना है। तो ये मीटरों में दो वैरायटी होती है, ठीक है। मीटर में दो वैरायटी, वो एनालॉग वाला मीटर नहीं लेके आया क्या, वो वाले जो दूसरे थे जो नहीं लेके आए। ये आपका वोल्ट मीटर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। वो दूसरे वाले मीटर लाए नहीं, डीसी वाले मीटर से, जो डीसी वाले मीटर और एसी वाले मीटर में थोड़ा अंतर देखना था, लेकिन पहले एक वीडियो और बना रखे हैं तो उसमें ये है डीसी के मीटर एसी के मीटर की पहचान कैसे करेंगे। अब ये वाला जो मीटर है हमारा वोल्ट मीटर, वोल्ट तो लिखा हुआ ही है, साथ में यहाँ पर मल्टी रेंज है। ये एक तो कॉमन हो गया, ये 150, 300 और ये 150, 300 और 600 वोल्ट तक ये मीटर आप उपयोग में ले सकते हैं। एक कॉमन ले लो, एक ये ले लो, तो ये जो रेंज हो गई आपकी, ये 300 वोल्ट तक के लिए सेट किया हमने। ये टर्मिनल काम में लिया तो ये 300 वोल्ट तक के लिए हो गया। अब यहाँ पर जो 300 वोल्ट है, जब रीडिंग आएगी तो आप पढ़ेंगे कैसे, रीडिंग पढ़ना ये भी एक थोड़ी सी टेक्निक है। आपको रीडिंग कैसे पढ़ी जाएगी, इसमें यहाँ 3 स्केल है, यहाँ से 0, 25 भी है, 50 भी है और 100 भी है। अगर मान लो आपका पॉइंटर यहाँ आके रुक गया, सपोज करो आपका पॉइंटर यहाँ आके रुका है, यहाँ रुका है, इसका मतलब आप पढ़ेंगे कैसे हो। एक नीचे की स्केल भी लिखी हुई है, इस पर एक जगह लिखा है 100, ऊपर लिखा है 200 और ऊपर लिखा है, उसके ऊपर लिखा है 400। तो जब आपका कनेक्शन यहाँ और यहाँ है और पॉइंटर यहाँ है तो ये हो गया आपके 200। और जब कनेक्शन आपका यहाँ और यहाँ है
और पॉइंटर आपका उसी जगह है तो हो गया रीडिंग 400, और कनेक्शन यहाँ और यहाँ लिया है और पॉइंटर आपका उसी जगह है तो वो 100, फर्क पड़ गया। नहीं तो कैलकुलेशन फिर सही ढंग से अगर आपको मालूम नहीं हो तो फिर क्या करोगे भाई, 200 आ रहे हैं ना 100 लिखोगे ना 400 लिख दोगे, जबकि हकीकत क्या है, तुम्हें पढ़ने नहीं आया। आपने कौन सा टर्मिनल काम में लिया है, एक कॉमन काम में लिया है और 300 का काम में लिया है, तो हम यहाँ से 0 से 300 तक स्केल के टुकड़े करके रीडिंग पढ़ेंगे, इस हिसाब से पढ़ना है। और अगर मान लो इन दोनों के बीच में आ गया तो इन दोनों के बीच में अगर आता है तो यहाँ 100 और 125 है, 100 और 125, उसके अंदर कितने खंड बने हैं देख लेना, 1 2 3 4, 4 खंड बने हैं, तो 5 5 का मान लो 105 110 120 125 यहाँ तक आया, ऐसे 5 10 15 20 25 ऐसे। तो ये ऐसे रीडिंग आप पढ़ेंगे। इसके मीटर भी हैं, साधन भी सारे हैं, लेकिन पढ़ने भी आना चाहिए। तो ये इस ढंग से आपकी स्केल, अगर आपका पॉइंटर यहाँ आया सप्लाई लगाने के बाद तो आप कैसे पढ़ेंगे, ये इस ढंग से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको मीटर का चयन भी करने आना चाहिए। अब ये वाला जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, अभी फिलहाल अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एसी सप्लाई पर काम कर रहे हैं। तो एसी सप्लाई पर काम कर रहे हैं तो आपको मीटर भी एसी वाले ही चाहिए, एसी वाले चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक सिग्नल है, ये ऐसे जिग जैग टाइप बना रखा है, ऐसा ये सिग्नल जो है वो एसी का है। तो पहले मीटर देख करके चयन करके लेना है, ऐसा नहीं कि कोई भी मीटर आपने ले लिया, वोल्टमीटर ले लिया, ठीक है। एक दूसरा मैं वोल्टमीटर आपको और दिखाता हूँ, ये वोल्टमीटर है यहाँ, जैसे आपने मीटर ले लिया, ये वाला वोल्टमीटर ले लिया, ये वाला वोल्टमीटर जैसे आपने लिया तो यहाँ पर एक इसमें सिंबल ये बना हुआ है, केवल ओनली फॉर डीसी, ये मूविंग कॉइल टाइप का है। ये मीटर का जो पूरा चैप्टर आएगा उस समय इसकी बनावट के बारे में, संरचना के बारे में मालूम पड़ जाएगा। मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, ये मूविंग आयरन वाला है जो एसी डीसी दोनों में काम आता है, ये मूविंग कॉइल का। इसका सिंबल देख लेना कि इसमें इस प्रकार से ऐसे डैश किया हुआ है, तो ये केवल डीसी के लिए है, इसको आपको काम में नहीं लेना है। दूसरा ये देख करके ये निशान देखना है आपको, ये निशान देखना है यहाँ एसी का, ऐसे जिग जैग करके सीधी लाइन है। तो आप जो सप्लाई पे काम कर रहे हैं तो ये मीटर काम में लेना है, ये मीटर काम में ले रहे हो तो आपको डीसी सप्लाई ही चाहिएगी, तो फिर उस हिसाब से वोल्टमीटर आप सेलेक्ट करें, ठीक है। ये डीसी के लिए काम का नहीं, ये भी डीसी का है, तो अभी ये तो नहीं काम के। दूसरे आते हैं आपके डिजिटल वाले, ये सीधे डिजिटल वाले, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा काम में ले सकते हैं। मीटर की आपको आइडिया लग गया तो फिर आपको प्रैक्टिकल करना है। करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले सामग्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप औजार के बारे में, जॉइंट लगाने से पहले आपने औजार देख लिए थे, औजार पढ़ लिए, वैसे ही प्रैक्टिकल बेसिक प्रैक्टिकल करते हैं तो अच्छी तरह औजारों का जैसे आप परिचय हो गया, ऐसे न ऐसे मीटरों का परिचय आपको अच्छी तरह होना चाहिए। पहले तो ये देख ले इसकी रेंज, ये लिखा हुआ है एसी के लिए, देख लिया। उसके बाद इन डिजिटल मीटर की एक विशेषता ये है, इसमें टर्मिनल थोड़े ज़्यादा होंगे, 4 टर्मिनल होंगे, 4 टर्मिनल होंगे, है ना, चाहे एम्पेयर मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो। अब क्योंकि इसमें यहाँ आपको ये आंकड़े दिखाने हैं तो उसमें इसकी सप्लाई आपको परमानेंट चालू रखनी पड़ेगी, चाहे वोल्टेज इसमें जा रहे हैं नहीं जा रहे, करंट जा रही है नहीं जा रही है। इस मीटर को शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ये मीटर के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो अपने आप इसमें ये कहीं सेल वेल तो लगा नहीं है कि जो डिस्प्ले दिखा देगा। ये डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर है तो उसको सप्लाई तो चाहिएगी, तो ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई तो इसको दे के ही रखनी है, ये तो सप्लाई आपको देनी ही देनी है, तब जाकर के यहाँ 0 0 दिखाएगा, इसकी एलईडी चालू होगी। एक घड़ी जो चालू होगी, जैसे सेल होता है तो घड़ी चालू होगी, तो वैसे ही ये मीटर तभी चलेंगे जब इसमें सिंगल फेज की सप्लाई आपको देंगे, तब तो ये चालू होगा। उसके बाद की बात आती है कि यहाँ पर A1 और A2 ये इनपुट लिखा हुआ है, A1 A2, A1 और A2 ये आपको एज ए वोल्ट मीटर, एज ए एम्पियर मीटर जो भी आपको काम में लेना है। जैसे ये एम्पियर दिखाने के लिए, ये एम्पियर के लिए बनाया गया है तो इसको सीरीज में लगाना है, तो ये आउटपुट में ये
सप्लाई आपकी A1 में जाएगी, A2 से निकलेगी। ये एम्पेयर मीटर हो गया, A1 से सप्लाई जाएगी, A2 से निकलेगी। लेकिन ये वाली जो सप्लाई परमानेंट आपको रखनी ही है, ये सप्लाई जो फेज न्यूट्रल जो है ना, वो तो आपको चाहिए इसकी डिस्प्ले के लिए, इसके बिना तो इसमें दिखेगा ही नहीं। और बाहरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो A1 से सप्लाई निकलेगी, दूसरे में जा रही है। तो ठीक है, इस प्रकार से ये डिजिटल मीटर है। इसमें आपको कोई रीडिंग पढ़ने थोड़ी सुविधा ये होगी, इसमें सीधे सीधे आंकड़े दिखाई देंगे। इसमें जो है वो आपको अपना दिमाग लगा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भाई दोनों में ये अंतर है। ये आपके जो हैं एनालॉग कहलाते हैं, ये डिजिटल कहलाते हैं। तो वोल्टमीटर ठीक ऐसा ही, ये डिजिटल है, ये डिजिटल वोल्टमीटर। अभी अपने को डिजिटल पे काम करना है तो डिजिटल पे, इसमें भी ये सप्लाई L और N लिखा है ना, ये इस मीटर की अंदर से ये डिस्प्ले देने के लिए सप्लाई है। और बाकी ये V1 और V2 जो लिखे हैं ये वोल्टमीटर के सिरे हैं। इस पे V भी लिखा हुआ है, वोल्टमीटर ये ऐसे के लिए हो गया। ठीक है, वोल्टेज देखने के लिए आपको पैरेलल में, अब वो भी देखें, वही वापस वाली बात हो गई। ये एक सप्लाई पे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर आपको लगाना है वोल्टमीटर, जिसको समानांतर क्रम कहते हैं। समानांतर क्रम में आपको वोल्टमीटर जोड़ना है। जैसे आपका वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर है डिजिटल वाला। अब इसके जो दोनों सिरे कौन से वाले, V1 और V2 वाले, ये V1 और ये V2, इन दोनों को आपको लगाना है पैरेलल में, ऐसे करके ऐसे लगाना है। फिर आपको सप्लाई देनी है। अभी अपन करेंगे सप्लाई दे करके चेक भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस वोल्टमीटर की डिस्प्ले लाने के लिए, इसमें जो है ना चमक लाने के लिए, इसको सप्लाई देने के लिए तो आपको सिंगल फेज सप्लाई अलग से देनी है। तब जाकर के नहीं इसका जो है ना एक घड़ी चालू होगी, इसमें डिस्प्ले चालू होगा, है ना। अब एम्पेयर मीटर लगाना है तो इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है तो बीच में से काट के लगाना पड़ता है, सीरीज में, जिसको कहते हैं सीरीज में। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वो तो बीच में, कोई वाल वगैरह रखा तो रीडिंग देखनी है तो बीच में लगाएंगे। तो इसको एम्पेयर मीटर लगाना है, इसको काट के सीरीज में सप्लाई आएगी, एम्पेयर मीटर में से हो करके निकलेगी, उसको कह दिया सीरीज। तो ये ध्यान रखना, ये एम्पेयर मीटर आया। अब एम्पेयर मीटर कैसे जोड़ेंगे, ये सप्लाई का जो तार है, वो सप्लाई का तार, सप्लाई आई, इसमें जाएगी, यहाँ से निकल के फिर बाहर जाएगी। और ये सप्लाई इसकी डिस्प्ले के लिए तो यही अलग से, तो ये आपको जोड़ने हैं। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल करना है एक बार तो, कम से कम बेसिक वोल्टेज करंट। अब आपको पहले तो मीटर जोड़ना अच्छी तरह, मीटर जोड़ने के बाद सप्लाई देना है, सप्लाई देने के बाद रीडिंग नोट करनी है। फिर आपको लैंप बदल बदल के देखना है, लैंपों को बदल बदल के देखना है, क्या अंतर पड़ता है इसका आपको अध्ययन करना है। बेसिक समझ में आ गया, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस से। फिर आगे अपन देखेंगे वाट, तो वाट मीटर कैसे जोड़ना है। फिर सीरीज और पैरेलल,